नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम दक्षिण भारत के इतिहास का थर्ड पार्ट कवर करेंगे। इससे पहले मैंने इसके 2 पार्ट पहले ही कवर कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। तो पहले हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप पूरी वीडियो को कहानी की तरह समझिए और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि पिछली 2 वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था, ताकि अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी तब भी आपको आज की वीडियो समझ आ सके। तो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था दक्षिण भारत के इतिहास का जो पहला पार्ट था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो दक्षिण भारत का इतिहास रहा है ये 100 ईस्वी से लेकर लगभग 1200 ईस्वी तक का रहा है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला संगम काल और दूसरा दक्षिण भारत के अन्य राजवंश। तो संगम काल का इतिहास 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक का है, जिसमें 3 वंशों ने शासन किया, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। तो इन तीनों के बारे में मैंने आपको पहले पार्ट में पढ़ाया था। दूसरा भाग है दक्षिण भारत के अन्य राजवंश, जिसमें पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश और चोल वंश, इन 4 वंशों ने शासन किया। और आप देख रहे हैं कि जो चोल वंश है इसने संगम काल में भी शासन किया और उसके बाद ये जो दक्षिण भारत के अन्य राजवंश हैं इस भाग में भी उसने शासन किया। तो मैंने आपको बताया था ना कि 3री शताब्दी के दौरान जो चोल शासक थे इनका पतन हो गया था, पर दोबारा फिर से 9वीं शताब्दी के दौरान इनका दोबारा उदय हुआ था और दोबारा इन्होंने शासन किया था। तो हमने संगम काल में भी चोल वंश के बारे में पढ़ा था। अब दोबारा जो चोल वंश के अन्य प्रमुख शासक हैं जिन्होंने 9वीं शताब्दी के दौरान शासन किया उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड पार्ट में मैंने आपको पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बारे में पढ़ाया था। अब बचा राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश, तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो 3 पार्ट हो गए। पहले पार्ट में हमने संगम काल के बारे में पढ़ा था, सेकंड पार्ट में हमने पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बारे में पढ़ा था, और आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रकूट वंश ने 735 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक शासन किया और चोल वंश ने 850 ईस्वी से लेकर लगभग 1279 ईस्वी तक शासन किया था। तो आज हम राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रकूट वंश। तो ये आप देख रहे हैं मैप में, यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश का शासन था। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो दंतीदुर्ग ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे और इन्होंने राजधानी मान्यखेत को बनाया था। तो राजधानी याद रखेगा मान्यखेत। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंतीदुर्ग। तो राष्ट्रकूट वंश में बहुत से शासक हुए थे। तो क्या हमें सभी याद रखने हैं? नहीं, इसके में से प्रमुख शासक याद रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 5 प्रमुख शासक हैं, कृष्ण प्रथम, ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष और कृष्ण तृतीय। इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जो मंदिर बनवाए गए हैं, उन्हीं से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो इन 5 शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश में। तो सबसे पहले तो ये है कि जो राष्ट्रकूट वंश है इसकी स्थापना किसने की, वो तो आपको पता ही होना चाहिए, दंतीदुर्ग ने की थी। और इसने वातापी के चालुक्यों के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो मैंने आपको चालुक्य वंश में पढ़ाया था ना वातापी के चालुक्यों के बारे में। तो वातापी के चालुक्यों का जो अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय, उसको हराकर दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अगर आपने सेकंड वीडियो देखी होगी तो आपको रिलेट हो रहा होगा कि वहां पर जो वातापी के चालुक्य थे उसे किसने हरा दिया था? दंतीदुर्ग ने। उसके बाद इसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो मान्यखेत को बनाया था। तो उसके बाद अब हम राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कृष्ण प्रथम। तो दंतीदुर्ग के बाद इस वंश का अगला शासक कृष्ण प्रथम हुआ और इसने अपने शासन काल में एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवाकर एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और ज्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किस वंश ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। ये जो कैलाश मंदिर है ये अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि ये एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। जो आप देख रहे हैं ना, इसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है, इसीलिए इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। तो यूनेस्को के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको यूनेस्को के बारे में समझाया है और वहां पर मैंने आपको बताया है कि भारत के कितने स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी
तो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देख लेना। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो यूनेस्को से आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। और आपको पता ही है कि यूनेस्को साइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे प्रश्न बनता ही है, तो जरूर देख लेना उसको अगर आपने नहीं देखा। और मंदिरों पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, वहां पर मैंने आपको बताया था कि द्रविड़ शैली के मंदिर कौन होते हैं, नागर शैली के मंदिर कौन होते हैं। वो वीडियो भी आपको स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो ये द्रविड़ शैली में मंदिर बना हुआ है, कौन सा है, एलोरा का कैलाश मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद अगला प्रमुख शासक देखते हैं, तो ये ध्रुव। तो ध्रुव ने 780 ईस्वी में अपने भाई गोविंद द्वितीय को राजगद्दी से हटाकर शासक बना। तो देखिए पीछे मैंने पढ़ा था कृष्ण प्रथम, तो कृष्ण प्रथम के बाद जो गोविंद द्वितीय था ये शासक बना था, पर ध्रुव ने क्या किया, क्योंकि वो एक अयोग्य शासक था, उसे हटाकर ये खुद शासक बन गया और इसने उत्तरापथ की तरफ विजय अभियान चलाया, यानी कि उत्तर भारत की तरफ विजय अभियान चलाया। और उत्तर के अपने सफल अभियानों के उपरांत ध्रुव ने गंगा यमुना के प्रतीक चिन्ह को अपना राजचिन्ह बनाया। तो ध्रुव ने किसे अपना राजचिन्ह बनाया था, गंगा यमुना के प्रतीक चिन्ह को अपना राजचिन्ह बनाया था। तो ध्रुव ही वह पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, तो 8वीं शताब्दी के दौरान भारत में 3 वंशों का मुख्य रूप से शासन था। कौन कौन से, प्रतिहार वंश, पाल वंश और दक्षिण भारत में हम देख रहे हैं राष्ट्रकूट वंश। तो तीनों वंशों का प्रमुख रूप से शासन था। तो तीनों ही वंश अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे, जिस कारण इनमें युद्ध भी हुआ। तो तीनों पक्षों में युद्ध हुआ, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया, तो ध्रुव ने उसमें भाग लिया। और प्रतिहार नरेश वत्सराज को झांसी के निकट और पाल नरेश धर्मपाल को गंगा यमुना दोआब के पास इसने पराजित कर दिया। इसीलिए इसने गंगा यमुना को अपना प्रतीक चिन्ह भी बनाया था। किसने, ध्रुव ने, क्योंकि इसने जो प्रतिहार नरेश हैं वत्सराज को झांसी के निकट और पाल नरेश धर्मपाल को गंगा यमुना नदी के किनारे पराजित किया था। इसीलिए इसने अपना प्रतीक चिन्ह भी गंगा यमुना को ही बनाया था। तो ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस शासक को धारावर्ष के नाम से जाना जाता है, तो ध्रुव को ही धारावर्ष के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि जो ध्रुव है इसने गंगा यमुना को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया था और इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, जिसमें इसने प्रतिहार नरेश वत्सराज को हराया था और पाल नरेश धर्मपाल को हराया था। और ध्रुव का अन्य नाम क्या है, तो धारावर्ष के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ध्रुव के बाद अगला प्रमुख शासक देखते हैं गोविंद तृतीय। तो गोविंद तृतीय भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने पल्लव, पांड्य, केरल, प्रतिहार और गंग शासकों को पराजित किया था। इसके बाद जो इसका पुत्र था अमोघ वर्ष, वो इस वंश का अगला शासक हुआ। तो अब देखते हैं अमोघ वर्ष के बारे में। तो जो अमोघ वर्ष था ये गोविंद तृतीय का पुत्र था और अमोघ वर्ष को राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। तो जो अमोघ वर्ष था ये जैन धर्म का अनुयायी था और इसके गुरु का नाम क्या था, तो गुरु जैन आचार्य जिनसेन इसके गुरु का नाम था। याद रखिएगा, अमोघ वर्ष का गुरु का नाम क्या था, गुरु जैन आचार्य जिनसेन, ये जैन धर्म का अनुयायी था। तो जो अमोघ वर्ष था ये स्वयं एक महान विद्वान था। इसने कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था कवि राजमार्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी, अमोघ वर्ष ने की थी। और बाद में अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर इसने अपने प्राणों को त्याग दिया था। याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अमोघ वर्ष ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। उसके बाद अगला प्रमुख शासक बना कृष्ण तृतीय। तो कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक था। इसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी और सत्ता हाथ में आते ही इसने कांची व तंजौर पर विजय अभियान चलाकर उन्हें जीत लिया था। किसने, कृष्ण तृतीय ने। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो अकाल वर्ष की उपाधि इसने धारण की थी और जैसे ही शासक बना था इसने सबसे पहले कांची व तंजौर पर विजय अभियान चलाकर उसे जीत लिया। उसके बाद कृष्ण तृतीय ने तकोल्लम का युद्ध लड़ा था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तकोल्लम का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, तो कृष्ण तृतीय और चोल शासक प्रांतक प्रथम के बीच ये लड़ा गया था। और इसमें विजय किसकी हुई थी, तो कृष्ण तृतीय की इसमें विजय हुई थी और प्रांतक प्रथम जो कि चोल शासक था वो हार गया था। पर ज्यादातर एग्जाम में यह पूछा जाता है कि तकोल्लम का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, तो वंश पूछा जाता है। तो देखिए, चोल वंश और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। और अगर आपसे राजा पूछ लिया जाए तो राष्ट्रकूट वंश का राजा था कृष्ण तृतीय और चोल वंश का राजा था प्रांतक प्रथम। इन दोनों के बीच
तकोल्लम का युद्ध हुआ था और कृष्ण तृतीय की इसमें विजय हुई थी। तो इसी के दरबार में एक कन्नड़ भाषाई कवि पोन्नन रहा करते थे। तो पोन्नन कवि किसके दरबार में रहा करते थे? कृष्ण तृतीय के दरबार में रहा करते थे। और पोन्नन कवि ने शांति पुराण की रचना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शांति पुराण किसकी रचना है? तो पोन्नन की रचना है, याद रखिएगा। और उसके बाद इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ उसका नाम था कर्कद्वितीय। ये इस वंश का अंतिम शासक हुआ जो कि एक अयोग्य शासक था और इसकी हत्या तैलप द्वितीय ने कर दी और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। तो जब मैंने पिछली वीडियो में आपको कल्याणी के चालुक्यों के बारे में पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि इसके संस्थापक कौन थे? तो तैलप द्वितीय ये इसके संस्थापक थे कल्याणी के चालुक्य वंश के। तो तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक था कर्कद्वितीय इसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो राष्ट्रकूट वंश से और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। तो एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने ही किया था। तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा ही एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। तो एलोरा में कितनी गुफाएं हैं ये एग्जाम में पूछी गई हैं। तो एलोरा में टोटल 34 गुफाएं हैं। 1 से लेकर 12 तक बौद्धों की गुफाएं हैं, 13 से लेकर 29 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं और 30 से लेकर 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एलोरा में किस धर्म की गुफाएं हैं? तो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, इन 3 धर्मों की गुफाएं हैं एलोरा में। और टोटल गुफाएं कितनी हैं? 34 गुफाएं हैं, मैंने आपको बता ही दी। तो एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। ये महाराष्ट्र में है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश के बाद अब हम चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो 3री शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद 9वीं शताब्दी के आसपास चोल साम्राज्य का फिर से उदय हुआ था। तो पहले पार्ट में संगम काल में भी मैंने आपको चोल वंश के बारे में पढ़ाया था। फिर 3री शताब्दी के दौरान इनका पतन हो गया था और 9वीं शताब्दी के दौरान फिर से चोल साम्राज्य का उदय हुआ था। तो 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी। याद रखेगा, किसने की थी? विजयालय ने की थी। और इसे चोल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहते हैं क्योंकि जो पहला चोल वंश था उसके संस्थापक अलग थे, वो मैंने आपको बताए हुए हैं। पर दोबारा जब चोल साम्राज्य का उदय हुआ तो उस समय इसकी स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने की थी। तो संस्थापक थे विजयालय और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई तंजौर को। याद रखेगा, चोलों ने किसको राजधानी बनाया था? तो तंजौर को बनाया था। तो 9वीं शताब्दी के दौरान जिन चोल वंशों का उदय हुआ इसमें 3 प्रमुख शासक देखने को मिले हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इन्हीं से प्रश्न रिपीट हुआ है। पहले हैं प्रांतक प्रथम, दूसरे हैं राजराज प्रथम और तीसरे हैं राजेंद्र प्रथम। इन 3 शासकों से ही बार बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट होते हैं। तो इन 3 शासकों के बारे में ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं विजयालय, क्योंकि ये संस्थापक थे। तो इन्होंने ही 9वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य की स्थापना की और इसने तंजौर को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था। और इसके बाद आदित्य प्रथम का पुत्र प्रांतक प्रथम चोल साम्राज्य का अगला शासक बना। तो प्रांतक प्रथम से पहले आदित्य प्रथम चोल वंश का शासक था। तो आदित्य प्रथम ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कि मैं आपको पढ़ाऊं और आपके एग्जाम में पूछा जाता हो। तो उसके बाद हम देखते हैं प्रांतक प्रथम। तो प्रांतक प्रथम चोल साम्राज्य का अगला महत्वपूर्ण शासक बना। तो इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था। तो अभी पीछे मैंने आपको बताया था ना कि कृष्ण तृतीय ने प्रांतक प्रथम के साथ युद्ध किया था। कौन सा युद्ध था वो? तकोल्लम का युद्ध। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना। तो इतिहास में इस युद्ध को तकोल्लम का युद्ध कहा गया है और इसमें चोलों की बुरी तरह से हार हुई थी। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय की विजय हुई थी और चोलों की बुरी तरह से हार हुई थी, यानी कि प्रांतक प्रथम की बुरी तरह से हार हुई थी। और इस युद्ध में प्रांतक का जो बड़ा पुत्र था राजादित्य, ये भी मारा गया था। जो कि राजकुमार था राजादित्य, ये मारा गया था। और प्रांतक ने पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय को पराजित करके मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। तो उसके बाद जो ये प्रांतक प्रथम था इसने पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय को हराया था और उसकी जो राजधानी थी मदुरै को जीत लिया। तो ये कहलाया मदुरै कोंड। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कोंड का मतलब है विजेता। तो मदुरै कोंड यानी कि मदुरै को जीतने वाला। तो इसने कौन सी उपाधि धारण की थी मदुरै को जीतने के बाद? मदुरै कोंड। किसने? प्रांतक प्रथम ने। तो प्रांतक प्रथम के बाद अगला महत्वपूर्ण चोल शासक है राजराज प्रथम। तो राजराज प्रथम चोल वंश का सबसे महान और शक्तिशाली राजा था और यह शैव धर्म का अनुयायी था। इसने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। याद रखिएगा, जो राजराज प्रथम था इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी और इसी ने तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
तो राजराज प्रथम ने करवाया था। और जो ये बृहदेश्वर मंदिर है, ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि ग्रेनाइट से बना हुआ है और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। बृहदेश्वर मंदिर ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है, तो ये तंजौर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजराज प्रथम ने करवाया था, जो कि एक चोल शासक है। और इसके बाद राजेंद्र प्रथम अगला शासक बना था। तो राजराज प्रथम के बाद देखते हैं राजेंद्र प्रथम, ये आखिरी महत्वपूर्ण चोल शासक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चोल धर्म का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था, क्योंकि राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण लंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। पीछे हमने पढ़ा था कि जो राजराज प्रथम है उसने क्या किया था, जो लंका का उत्तरी हिस्सा था उसे जीता था, पर राजेंद्र प्रथम ने पूरी की पूरी लंका को ही जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। और इसने गंगेकोंड-चोलपुरम को चोलों की नई राजधानी बनवाया था। कौन सी राजधानी बनाई इसने, गंगेकोंड-चोलपुरम। और राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है, उस पर आक्रमण किया और वहां के शासक शैलेंद्र को भी पराजित कर दिया। याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को भी जीत लिया और इंडोनेशिया का जो द्वीप है सुमात्रा, इस पर भी इसने विजय प्राप्त की। तो चोल वंश का जो अंतिम शासक हुआ था उसका नाम था राजेंद्र तृतीय। इसके बाद कोई योग्य शासक नहीं हुआ, जिस कारण जो ये वंश था यह स्वतः ही समाप्त हो गया था। तो यहाँ पर हमने चोल वंश के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ लिया। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो दक्षिण भारत है इसमें ज्यादातर दो ही धर्म को मानते थे, एक शैव धर्म को और दूसरे वैष्णव धर्म को। तो चोल वंश में भगवान विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे और भगवान शिव के उपासक नयनार कहलाते थे। और चोल काल में सोने के सिक्के को कांशु कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कांशु। और चोल वंश के अधिकतम शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। चोल वंश में राजा अपना उत्तराधिकारी अपने शासन काल में ही घोषित कर देता था, मतलब कि अपने जीवित रहते ही जब वो राजगद्दी पर बैठा होता था तभी वो अपना उत्तराधिकारी बना देता था, यानी कि अपने युवराज को घोषित कर देता था। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पूरे श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो मैंने आपको बताया था कि पूरे श्रीलंका को किसने जीत लिया था, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। किसने करवाया था, राष्ट्रकूट वंश ने। अगर आपसे राजा पूछा होता तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये चोल शासक ने करवाया था, जिसका नाम था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि तंजौर में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी। तो चोल राजाओं की राजधानी कौन सी थी, तंजौर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो ये था दंती दुर्ग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। चोल शासक, पांड्य शासक, पल्लव शासक या चेर शासक। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जो चोल शासक हैं इन्होंने श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था और यहाँ तक कि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर भी अधिकार कर लिया था। तो जाहिर सी बात है उनके पास नौसेना तो होगी ना, तो ऐसे तो अधिकार नहीं कर लेंगे। तो नौसेना होगी उनके पास, तभी वो इंडोनेशिया के द्वीपों पर उन्होंने अधिकार किया था, श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए, चोल शासक। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था, यानी कि राष्ट्रकूट वंश को किसने खत्म कर दिया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तैलब द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश को खत्म कर दिया था और आगे चालुक्य वंश की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का तकोल्लम का युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो तकोल्लम का युद्ध बताइए किसके बीच में हुआ था। तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो एलिफेंटा और एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, तो ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। तो 9वीं शताब्दी में जब दोबारा चोल साम्राज्य का उदय हुआ तो किसने इसकी स्थापना की थी, तो इसके संस्थापक थे विजयालय। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एलोरा में गुफाओं व शैलाकृत मंदिरों का संबंध है केवल बौद्धों से, बौद्ध एवं जैनों से, हिंदुओं एवं जैनों से या हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। तो तीनों धर्मों से संबंधित है एलोरा की गुफाएं, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों।
आज का आखिरी प्रश्न है कि तंजौर का वृहदेश्वर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ये किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान भोले शंकर शिव जी को समर्पित है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में